छत्तीसगढ़ सहित देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव के ऐलान को लेकर 13 से 14 मार्च का अनुमान लगाया जा रहा है। चुनावी ऐलान से पहले भाजपा द्वारा देश भर में 195 और छत्तीसगढ़ के सभी 11 लोकसभा प्रत्याशियों के ऐलान के बाद सूबे में चुनावी तैयारियों को लेकर सियासत तेज है। भाजपा दावा कर रही है कि लोकसभा के लिए चुनाव कार्यालय का शुभारंभ, शक्ति केंद्रों की बैठक, बूथों को टास्क, प्रचार रथ, मोर्चा प्रकोष्ठों की जिम्मेदारियां तय, वॉल राइटिंग सहित सभी स्तर की बैठकों का क्रम लगातार जारी है और इन तैयारियों के दम पर इस बार सभी 11 में से 11 सीटों पर जीत होने वाली है। विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने दूसरे दिन से इसकी तैयारी प्रारंभ कर दी थी और एक जो बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा होता है किसी भी चुनाव के लिए वो हमने पूरी तरीके से तैयार किया है। लोकसभा चुनाव प्रभारी से लेकर संयोजक से लेकर लोकसभा कार्यालय उद्घाटन, विधानसभा का स्ट्रक्चर लगभग हमारी समितियां बन चुकी हैं। अब फील्ड में जाकर आम जनता के बीच में हम माननीय मोदी जी चूंकि 10 वर्ष केंद्र की सरकार में थे, केंद्र का चुनाव है, इन योजनाओं को लेकर लाभार्थी आज प्रदेश के कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको केंद्र सरकार की कोई न कोई योजना का लाभ न मिला हो। तो मुझे लगता है शासन मोदी जी का, विष्णुदेव जी का सुशासन में जो हमने गारंटी पूरी की है और प्लस कार्यकर्ताओं की मेहनत कि कार्यकर्ता जाकर इन योजनाओं को आम जनता तक ले जाए, ये तमाम प्रकार के विषयों को हमने तैयार किया। 5 साल बाद दिसंबर माह में हुए सत्ता के परिवर्तन से उत्साहित बीजेपी एक तरफ तैयारियों के दम पर छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें जीतने का दम भर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी दावा कर रही है कि उनकी ओर से प्रदेश चुनाव समिति की बैठक रायपुर से लेकर दिल्ली तक में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक संपन्न हो चुकी है। तो वहीं ये भी दावा किया जा रहा है कि चुनावी तैयारियों के तहत वॉर रूम की स्थापना, वॉल राइटिंग, बूथों की बैठक, चुनावी प्रचार, सरकार के वादा खिलाफी को लेकर नेताओं का सक्रिय रहना जारी है, जिससे कांग्रेस इस चुनाव में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हो गई है, दिल्ली में चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है। अब सीसी की बैठक के बाद जल्द प्रदेश में 11 लोकसभा सीटों के प्रत्याशी कौन होगा ये घोषित कर दिया जाएगा और जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, वार्ड स्तर पर, बूथ स्तर पर बैठकों का दौर चल रहा है। चुनाव कैंपेनिंग हो रहा है, वॉल राइटिंग का काम चल रहा है, वार रूम तैयार हो चुका है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो वादा खिलाफी के लेकर जनता के बीच कांग्रेस से नेता और कार्यकर्ता जा रहे हैं और कांग्रेस अपने स्तर पर अपने रणनीति तहत चुनाव की तैयारी कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भाजपा ने भी 195 जो प्रत्याशी घोषित किए हैं वो तो मैदान छोड़कर भागना शुरू कर दिए हैं। कई राज्यों में प्रत्याशी टिकट को लौटा दिए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने घर की ओर देखना चाहिए। कांग्रेस में क्या चल रहा है ये सोचने के लिए, तय करने के लिए कांग्रेस के जिम्मेदार केंद्रीय नेता हैं। पिछले साल दिसंबर में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव की रणनीति को बीजेपी आगे बढ़ाकर प्रदेश में 11 सीटें जीत इतिहास रचने की तैयारी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी गलतियों से सीख लेकर इस बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की तैयारी में है। ऐसे में 24 के इस चुनाव में किसका दमदार दांव होगा ये तो परिणाम ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में विधानसभा चुनाव के 3 माह बाद लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जिस तेजी से ऊपर बढ़ रही है उसी तेजी से सियासत भी दोनों दल में देखने को मिल रही है चुनावी तैयारियों को लेके। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से केदारनाथ गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। केदार जी आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुशील आनंद शुक्ला जी हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं, संचार विभाग के प्रमुख हैं। सुशील जी आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार याज्ञवल्क्य मिश्र भी हमारे साथ है। याज्ञवल्क्य जी आपका भी स्वागत है। केदार जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि कहां तक आपकी तैयारियां पहुंची जिस वजह से आप 11 की 11 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं? देखिए, हम जीत का दावा तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सेवा के कार्यों के आधार पर कर रहे हैं और जहां तक लोकसभा चुनाव की तैयारी का सवाल है तो लगभग पूरी हो चुकी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीब, गांव, किसान, दलित, महिलाओं, युवाओं की जो सेवा की है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी
ये मानती है कि ये सभी वर्ग माननीय नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली से प्रसन्न है। जहाँ छत्तीसगढ़ की सिर्फ अगर मैं बात करूं, जो 11 सीटों की हम जीतने की बात करते हैं, वहां 11 लाख मकान की घोषणा आते साथ जो वंचित थे, माननीय भूपेश बघेल जी की जब सरकार थी, उन्होंने गरीबों को, वंचितों को उस मकान के नाम पर ठेंगा दिखा दिया था, कुछ नहीं दिया। अगर मैं बात करूं किसानों की, तो ये न्याय के नाम से 4 किस्तों में उनको पैसा दिया करते थे। भारतीय जनता पार्टी उससे 5 रुपए 6 रुपए किलो ऊपर धान खरीद रही है और एक मुश्त में भी पैसा उनको एमएसपी का मिल गया और एक मुश्त में पैसा अभी 12 तारीख को मिलने वाला है, जो कि 13,000 करोड़ रुपए की राशि है। 2 साल का बोनस 3,713 करोड़ रुपए पहले दे दिया गया। महतारी वंदन योजना के 700 करोड़ रुपए 2 दिन बाद मिलने वाले। तो निश्चित रूप से जनता की जो सेवा की है, और बजट जो हमारा छत्तीसगढ़ का इस बार माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार का आया है, माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने पेश किया है, मैं उसकी तारीफ करूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र, ग्राम पंचायतों को विकसित करने के लिए 70% बजट ज्यादा इस बजट में दिया गया। 70% किसे कहते हैं? किसान भाइयों के लिए 30% बजट की ज्यादा व्यवस्था हुई है। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20% ज्यादा फंड दिया गया है। तो एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड, पुल, पुलिया तेजी से बनेंगे, स्कूल, कॉलेज बनेंगे, उसके साथ किसान भाइयों को 30% ज्यादा बजट की व्यवस्था की गई है और 70% से हमारे गांव का विकास होगा, जो हमारी 11 की 11 सीटों के जीत को पुख्ता करता है और हम जीतेंगे। ठीक है, मैं एक बार सुशील जी का रुख कर लेता हूं। सुशील जी, अब तक की तैयारियों को देख के आप जो दावा कर रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कांग्रेस इस बार करेगी, कहां अपनी तैयारियों को आप पाते हैं? और बीजेपी जिन 5 मूल मंत्रों को लेकर चल रही है कि राज्य सरकार की योजनाएं, बोनस उन्होंने 2 साल का दे दिया, महतारी वंदन की राशि उन्हें ट्रांसफर कर दी जाएगी, सेवा के क्षेत्र में काम किया जा रहा है, और बजट जो है, इन तमाम चीजों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और 11 सीट जीत के ले आएंगे। जवाब दे दीजिए। देखिए अवधेश जी, हमारी जो सांगठनिक क्षमता है, जिस प्रकार से बूथ लेवल पे हमारी कमेटियां सक्रिय हुई है, निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में हम पराजित हुए थे, लेकिन जो हमारा मत प्रतिशत था वो 42% था, जो हमारा मत प्रतिशत 2018 की अपेक्षा कम नहीं हुआ छत्तीसगढ़ में। दूसरी बात, जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार का लेखा जोखा जनता लेगी। जो मोदी जी ने 10 वादे किए थे 2014 में, बड़े बड़ी जो बातें करते हैं जीडीपी उडीपी, उसके भी आंकड़े मेरे पास में है, भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें जाएंगे तो मैं ले आऊंगा। लेकिन जो 10 वादे किए थे, पहला 100 दिन में महंगाई कम करने का, दूसरा हर के खाते में 15 लाख लाने का, 35 रुपए में डीजल पेट्रोल देने का, किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने का, कृषि उपजों का समर्थन मूल्य 1.5 करके समर्थन मूल्य देने का, विदेश से काला धन लाने का, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का, और 2022 तक हर आवासहीन का मकान बनाने का। इसमें मोदी सरकार पूरी तरीके से फिसड्डी साबित हुई। अब भारतीय जनता पार्टी का मंडल से लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तक कोई भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जो मोदी जी के इन वादों के बारे में बात करे। ये बात करते थे देश को हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। आज देश का जो कर्ज का भार है $50,000 से 150 लाख करोड़ रुपए 3 गुना बढ़ गया। इसके बारे में बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। 18 महीनों में रुपयों का मूल्य 12% गिरा है। 24 रुपए $1 के मुकाबले 24 रुपए की गिरावट हुई है। 43.56% की वर्तमान में यह स्थिति है मोदी सरकार की। तो मोदी जी आंतरिक मामले में, अपने वायदे के मामले में और विदेशी मामले में, हर आर्थिक मामले में पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हुए हैं। और इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं याज्ञवल्क्य जी का रुख कर देता हूं। याज्ञवल्क्य जी, दोनों ही पक्षों के प्रमुख नेताओं की दलील आपने सुन ली कि योजनाओं के दम पे, वादों के दम पे और संगठन की तैयारियों के दम पे दोनों ही दलें चुनावी मैदान में उतरेंगी और दोनों सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर लेगी। बतौर विश्लेषक, आपको कहां लगता है दोनों दलों की तैयारी कहां टिकती है और क्या चुनौतियां बीजेपी के समक्ष और क्या चुनौतियां कांग्रेस के समक्ष है? याज्ञवल्क्य जी। देखिए, कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है, उसको पाना ही पाना है। अगर आप इस एंगल से देखेंगे तो बीजेपी के पास सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो हासिल है वो तो रखना ही है, आगे और जाना है। अब इसमें मूल्यांकन की जो घड़ी है या जो तराजू है, जो पड़ला है, वो बीजेपी की तरफ है। मूल्यांकन उनका होना है। संघर्ष क्षमता कांग्रेस ने कितनी दिखाई है, ये समझ में भी आएगा इस चुनाव के नतीजों से। और जहां तक कांग्रेस या बीजेपी के तैयारियों की बात है, तो जो मैं देख पा रहा हूं, कांग्रेस इस बार प्रचार से दूर है। वो प्रचार करते हुए ये काम नहीं कर रही है कि हम यहाँ बैठक कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमारा ये इस तरीके से चल रहा है।
बीजेपी का एक अपना एक स्टैंड है उद्देश्य, हम इसके पहले भी चर्चा की है कि जैसे ही पहले कोई चुनाव समाप्त होता है, नतीजे आते हैं, उस शाम से वो विजय उत्सव नहीं मनाते, वो अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं। ये बीजेपी की रणनीति है शुरू से, जब से बीजेपी का संगठन स्ट्रक्चर आया है। तो बीजेपी अपने उस स्ट्रक्चर के साथ है, लेकिन वो क्या कर रही है इसका वो भरपूर प्रचार कर रही है, प्रचार को व्यापक जगह मिल रही है। कांग्रेस बस ये है कि वो खुद प्रचार भी नहीं कर रही, लेकिन इसके मायने ये कतई नहीं माने जाने चाहिए कि मैदानी स्तर पे, जमीनी स्तर पे, बूथ लेवल पे कांग्रेस का काम नहीं हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं, उनके शीर्ष नेता जो भी हैं वो लगातार उस पे निर्देशन ले रहे हैं, संगठन की नजर बनी हुई है। तो अभी ये कह देना कि कांग्रेस तो बहुत पीछे, कहीं गिनती में नहीं है, या कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं मैदान में दिख नहीं रहा है, ये भी गलत है। बीजेपी इस मानसिकता में है कि अरे अब तो जीत हमारी तय ही है, ये सोचना भी गलत है, क्योंकि उनका भी एक पूरा स्ट्रक्चर है जो लगातार काम कर रहा है। फिर से दोहरा देता हूं, जिस दिन चुनाव का नतीजा आता है उसके अगले ही दिन से या बल्कि उसी शाम से वो अगले चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटती है। तो अभी दोनों ही दल के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, दोनों का नेतृत्व लगा हुआ है, लेकिन चुनौती का भार बीजेपी के ऊपर ज्यादा है, क्योंकि सत्ता उनकी है, मोदी की गारंटी का मसला उनके साथ है, गारंटी कितने पूरे हुए और उससे मतदाता कितना संतुष्ट हुआ, ये भी एक चुनौती है। और उसके अलावा सुशासन, प्रशासन, ये भी एक चुनौती है। तमाम तरह की चुनौतियां बीजेपी के साथ हैं। अपना जो है वो बचाना है और आगे बढ़ना है। कांग्रेस के लिए फिर दोहरा देता हूं, कांग्रेस के पास खोने को नहीं है, इसको हासिल करना है। बिल्कुल ठीक है याज्ञवल्क्य जी, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास। केदार जी बैठे हुए, केदार जी से मैं जवाब ले लेता हूं। केदार जी, आपने 5 प्रमुख बातें कही कि हम इन बिंदुओं के साथ जनता के बीच में जाएंगे। सुशील जी ने 10 वादे याद दिला दिए जो 2014 में एनडीए कह लीजिए या मोदी जी कह लीजिए या बीजेपी कह लीजिए, जो जनता से किया गया, तो वो वादे आज तक धरातल पे पूरे नहीं हुए। सुशील जी ने सारे वादों का क्रमवार बता दिया है, कैसे चुनौतियों से पार पाएंगे आप? सुशील जी की बातों का जवाब दे देता हूं कि कितनी मिथ्या बात करते हैं। ये महंगाई की बात करते हैं तो आंकड़ा उठा के देख लें, 2013 में 8.5% महंगाई की दर थी, जो घट के 7.8 हुई थी। आज महंगाई की दर का आंकड़ा उठा के देख ले तो गूगल में देखेंगे तो 5.8 आएगा, और दूसरी रिपोर्ट जो आने वाली है, समाचार पत्र कल का पढ़ेंगे तो 4.8 आएगा। 3% से ज्यादा महंगाई की दर कम हो चुकी है। जहां तक ये रोजगार की बात करते हैं कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, मोदी जी ने कहा था, पर उन्होंने 4 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। 4 करोड़, 2 करोड़ कह के डबल, 43 करोड़ लोग मुद्रा बैंक योजना से लोन लेकर और उसका लाभ ले रहे हैं। सीधी बात है, ये कहते हैं मकान नहीं दिया, 4 करोड़ से ज्यादा मकान बन गए। अरे आपने मकान नहीं दिया, 18 लाख वंचित लोगों को वंचित रखा, हमने वो भी दे दिया। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। और निश्चित रूप से मैं फिर से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने जो विकास का काम की है, जो जीवन स्तर को ऊंचा उठाया है, जो देश का मान सम्मान बढ़ाया है, अगर हम सिर्फ 11 सीटों की बात करें, और जब कांग्रेस की सरकार थी, जब भी हमने 9 सीट जीती थी, यहां पर 2 सीट बाकी थी। अब की बार आप नोट करके रख ले, मैं विधानसभा चुनाव के पहले भी आपके चैनल में बैठता था तो कहता था कि हमारी सरकार आएगी, 55+ सीटें हमें मिलेगी। हम 54 सीट से जीते थे। आपके चैनल में मैं आज कह रहा हूं कि हम 11 की 11 सीटें जीतेंगे, और ये मोदी की गारंटी, मोदी का काम और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की वजह से होगा, क्योंकि हमने गरीब, वंचितों, किसानों, महिलाओं और युवाओं की सेवा की है और उनके जीवन स्तर को आगे बढ़ाया है। ठीक है सुशील जी, जवाब दे दीजिए कि बीजेपी ने तो पूरा खाका बता दिया आपको कि कैसे वो जीतेंगे, और 11 सीटों का दावा भी हो गया। आप आंकड़ों में कहीं तक पहुंच पा रहे हैं आप? देखिए अवधेश जी, ये इनका मुगालता है, और जो ये आंकड़े बता रहे हैं, अभी दावा कर रहे हैं कि 18.5 लाख आवास विष्णुदेव सरकार ने दिया है। पिछले 3 महीने में विष्णुदेव सरकार ने एक भी आवासहीन के खाते में 1 रुपए, सिंगल 1 रुपए नहीं डाला है। 18 लाख का आंकड़ा कहां से आया भारतीय जनता पार्टी को? यह बताना चाहिए कि 18 लाख 2011 की सेवा जो सर्वे सूची के अनुसार इस प्रदेश में 18 लाख लोग आवासहीन थे, जिसमें 2.5 लाख आवास को 15 साल में रमन सरकार ने बनाया था। 7.5 लाख आवास पहले चरण में भूपेश सरकार ने बनाया था, और जब हमारी सरकार आने के बाद 7 लाख आवासों की पहली किस्त भूपेश सरकार ने बिलासपुर में एक मुश्त डाला था, पहली किस्त। उसके बाद दूसरी किस्त आज तक विष्णुदेव सरकार ने नहीं डाली, सिर्फ 54,000 मकानों की किस्त डाली गई है, 3500 करोड़ रुपए मात्र।
3500 करोड़ रुपए इन्होंने मात्र 18 लाख आवास के लिए अपने राज्यांश का बजट घोषित किया। 18 लाख का राज्यांश कितना होता है? 18 लाख का राज्यांश लगभग होता है 6800 करोड़ रुपए। अब 3500 रुपए इन्होंने भी व्यवस्था की है जो अप्रैल के बाद में खर्च होना है। अभी तक भूषणदेव सरकार ने 18 लाख आवास में एक भी रुपए नहीं डाला है। ये बात कर रहे थे रोजगार की, मोदी जी ने 4 करोड़ रुपए रोजगार। इस देश के जो सर्वे सूची आई थी, जो एक रिपोर्ट आई, उसके 45 करोड़ युवाओं ने रोजगार पाने की आशा ही छोड़ दी है। जिस प्रकार से मोदी जी ने जीएसटी लागू किया, जिस प्रकार से नोटबंदी लागू किया, उसके बाद से लगातार उद्योग और धंधे तबाह हुए हैं। आज देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन बिगड़ने की कगार पे खड़ा हुआ है। ये बात कर रहे थे देश की जीडीपी, जब मोदी जी सरकार में आए थे तब देश की जीडीपी 8.2 थी और आज यह गिरकर 5.7 पे हो गई है। भारतीय जनता पार्टी से न देश संभल रहा है न सरकार संभल रहा है। ये बात करते हैं मेक इन इंडिया की, चाइना के मोबाइल ला के यहाँ असेंबल करके मेक इन इंडिया सिर्फ लफ्फेबाजी। मोदी है तो सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है, मोदी है तो सिर्फ जुमलेबाजी। पिछले 10 सालों में कितने सार्वजनिक उपक्रम लगाए मोदी जी ने, कितने बांध बनवाए मोदी जी ने। मैं जवाब ले लेता हूं सुशील जी, मैं जवाब ले लेता हूं। मैं यागोलक जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार केदार जी का रुख कर लेता हूं। केदार जी हाथ उठाए जवाब देने के लिए। केदार जी सीधे जवाब दे दीजिए। अरे भाई, विकास की बात करूं तो चंद्रयानी अपने कंधे में लेकर चले गए क्या चंद्रमा में? यहां से डोर वहां ले जाओ। दूसरी बात ये कर रहे थे कि जीडीपी के आंकड़े की, आज भारत जो है जीडीपी भारत की अमेरिका, चाइना, ये इवन फ्रांस से भी आगे है। कोरोना के बाद पूरा विश्व जहां पिछड़ा हुआ है, भारत का जीडीपी 7.6 है और 8.2 की ओर आगे अग्रसर हो रहा है। कैसी बात करते हैं? खाली विरोध करना है तो कुछ भी कहते चले जाएं। मुझे दुख होता है कि अगर कोई राजनीतिक व्यक्तित्व यहां पर बैठा रहे और खाली विरोध करना है तो कुछ भी कहता चला चले। 45 करोड़ लोग रोजगार की उम्मीदें छोड़ दी है। मैं कहता हूं 43 करोड़ लोग रोजगार प्राप्त कर चुके हैं और उनसे वो रोजगार दे रहे हैं लोगों को। आज देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति देखिए तो मैं बोलूंगा एम्स जैसा हॉस्पिटल जो इन्होंने कहा था कि हमारा दिया हुआ है, नेहरू जी ने एक बनाया था 1956। 60 साल इन्होंने राज किया, 1 से 2 हो गए। जैसे मोदी जी आए तो 25 से 26 एम्स हैं। एक दिन में 5 एम्स का उद्घाटन होता है। इसे कहते हैं सरकार चल रही है। एमबीबीएस की सीट की बात करूं तो 10 गुना बढ़ गई। पहले डॉक्टर ही नहीं बना करते थे यहाँ लोग, आज इतनी सीटें बढ़ गई है कि आज पूरे विश्व में हम डॉक्टरों को उपलब्धता प्रदान कर रहे हैं कि किसी देश में जाए और वो सेवा करे वहां जाके। तो मोदी है तो मुमकिन है, ये बात तय है। ठीक है केदार जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं यागोलक जी का रुख कर रहा था। यागोलक जी, राष्ट्रीय परिदृश्य की बातें तो हो गई, क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे धरातल पे जनता जनार्दन उसे स्वीकार करेगी? एक सवाल आपका बहुत शानदार है और मैं आदरणीय सुशील भैया आंकड़े बहुत जबरदस्त रखे हुए हैं, केंद्र के पूरे आंकड़े रखे हैं वो। केदार जी प्रकांड विद्वान हैं अपने पक्ष रखने के लिए, लेकिन मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही, मुझे इन दोनों से जानना है। ये कृषक उन्नति योजना जो है, जिस योजना के तहत अंतर की राशि दी जानी थी, जिसका दावा है कि दे दिया गया है, आप अवधेश आपने, अगर मुझे गलत शब्द याद नहीं तो आपने यही कहा कि दे दिया गया है। सर मुझे ऐसा याद आता है, हो सकता है मैं गलत हूं, और अगर मैं गलत हूं तो कृपया मेरी त्रुटि सुधारिएगा अवधेश। कृषक उन्नति योजना कैबिनेट में पास ही नहीं हुई है अभी, शायद आज वो योजना पास होगी और उसके बाद अंतर की राशि किसानों को जाएगी। तो अभी बहुत सारे आपका जो मूल प्रश्न है अब उस पर आ जाता हूँ। जो मैंने कहा कि 12 तारीख को किसानों के खाते में 13,000 करोड़ रुपया जाएगा। मैंने तारीख भी बताई है। ठीक है यागोलक जी, आप कंप्लीट कर लीजिए। केदार भैया, अभी आपको पूरा मौका मिलेगा, चौका छक्का मारिएगा। मैं थोड़ा सा अपना ज्ञान बढ़ा लेता हूं आप लोगों से बात करके। तो अवधेश, मसला ये है कि जो वादे हैं, मैंने पहले कहा ना कि ये जो वादे हैं, ये चुनाव दिलचस्प ये है कि लोकसभा का है, लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ये चुनाव प्रादेशिक मुद्दों का ज्यादा होगा। ये जरूर है कि बीजेपी ने जो प्रत्याशी डिक्लेयर किए हैं उसमें उन प्रत्याशियों का चयन ये बताता है कि बीजेपी का आत्मविश्वास किस कदर चरम पे है। कांकेर में भोजराज नाग, आप महासमुंद चले जाइए, रूप कुमारी चौधरी, ऐसे कई नाम हैं जो चकित करते हैं और आत्मविश्वास बता रहे हैं बीजेपी का कि क्या चरम का आत्मविश्वास है। लेकिन इसके मायने ये तो नहीं है ना कि अगर आज आप कह रहे हैं कि मोदी जी हैं तो ये है, तो कल के दिन तो कांग्रेस भी यही कहा करती थी कि भूपेश हैं तो वो है।
तो ये जो बातें हैं, ये बातें मतदाता बहुत निर्मम तरीके से आकलन कर रहा है, और ये उसने बता दिया है बीते विधानसभा चुनाव में। तो अब बहुत ठोक बजा के बात करनी चाहिए और कहना चाहिए कि कब होगा और क्या होगा, क्योंकि उसका मूल्यांकन बहुत निर्मम तरीके से मतदाता करेगा। इसके लिए दोनों राजनीतिक दलों को तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है, मैं याज्ञवल्क्य जी लौटूंगा, मैं एक बार सुशील जी का रुख कर लेता हूं। सुशील जी, आपके आंकड़े एक तरफ, बीजेपी का तर्क एक तरफ, जनता जनार्दन बीच में मध्यस्थ की भूमिका में बैठी हुई है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि निर्मम तरीके से मतदाता मूल्यांकन कर रहा है, पिछले चुनाव में उसका नतीजा सबके सामने है। प्रत्याशी का ऐलान भी बीजेपी ने कर दिया, आप में मंथन का दौर जारी है, कैसे पार देखिए अवधेश जी, कोई भी सरकार इतनी जल्दी 3 महीने में अलोकप्रिय हो जाएगी तो छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार दिख रही है। जिस प्रकार से अलोकप्रियता बढ़ते जा रही है इस सरकार में, किसानों से वादा किया था एक मुश्त उसी गांव में पैसा डालेंगे, 3 महीने हो गया किसानों को अभी पैसा नहीं मिले। अभी तो मंत्रिमंडल में पारित करेंगे, 12 तारीख करेंगे, आचार संहिता लगेगी, तमाम तरीके की बातें। वो भी किसानों के ग्राम पंचायत में एक मुश्त नगद पैसे की बात तो भारतीय जनता पार्टी का झूठ साबित हो चुका है, होने वाला है। दूसरा, इन्होंने वादा किया था जैसे ही सरकार आएगी दिसंबर में महतारी वंदन की पहली किस्त दे दी जाएगी। 3 महीना हो गया, माताओं बहनों को इनको 3000 से शुरुआत करना चाहिए। जो अभी ये मार्च में बोल रहे हैं 8 तारीख दिए थे, इस तारीख को भी आगे के लिए बढ़ा दिए, कब देंगे अभी बताने की स्थिति में नहीं है भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने वादा किया था 18.5 लाख आवास देंगे। आवास देने के बाद मुख्यमंत्री जी सीएम हाउस में प्रवेश करेंगे। शायद मुख्यमंत्री जी का 12 या 13 तारीख कभी किसी दिन का शायद उनका आ गया शुभ मुहूर्त जाने का। नहीं, आज चले गए मुख्यमंत्री जी, लेकिन 18.5 लाख आवास में मैं चुनौती देता हूं कि एक भी आवास इनको पैसा इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने वादा किया था 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे, अभी नौकरियां मिलना चालू नहीं हुई है। इन्होंने वादा किया था कि हर छात्र को, चाहे स्कूल का छात्र हो चाहे कॉलेज का छात्र हो, घर से स्कूल तक, कॉलेज जाने तक का मुफ्त में आने जाने की जो साधन होगा उसकी व्यवस्था सरकार करेगी। तो ये वादा इन्होंने किसानों का चौथी किस्त क्यों नहीं दे रहे भाई? राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2580 रुपए में किसान ने अपना धान बेचा था। सरकार बदल गई अलग बात है। सरकार चलाने वाला कोई भी राजनीतिक दल हो, जो नीति होता है, जो निर्णय होता है, वो सरकार करती है और जनता के द्वारा दिए गए अधिकारों के तहत करती है। यदि किसानों ने अपना धान 2580 रुपए में बेचा है तो उसका जो चौथी किस्त का पैसा है वह उनका हक बनता है, उनका अधिकार बनता है। इन्होंने वादा किया था 2 साल का बोनस देंगे, मात्र 1 साल का बोनस दिया इन्होंने, वो भी आधे किसानों को मिला, आधे किसानों को नहीं मिला है। तो ये सरकार बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो चुकी है, इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, केदार जी जवाब दे दीजिए। 3 महीने पे सरकार से विश्वास उठ गया लोगों का, दावा कांग्रेस कर रही है और आप दावा कर रहे हैं 11 सीट जीतने का। देखिए, मैं फिर से कहूंगा हम 11 सीट जीतेंगे। किसान भाइयों को एक मुश्त पैसा 12 तारीख को मिलने वाला है, जो इस राशि 13,000 करोड़ की है। हमारी महतारी वंदन का पैसा 700 करोड़ रुपया 10 तारीख के आसपास उनके खाते में चला जाएगा। ये बारंबार इस बात को कहते हैं कि हम अलोकप्रिय हो गए। अरे मेरे भाई, आपने 5 साल पहले वादा किया था कि शराबबंदी कर देंगे, 5 साल नहीं कर पाए। आपने कहा था युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे 2,500 रुपया, आप 5 साल नहीं दे पाए। तो उसका पश्चाताप कब करोगे? आपने छत्तीसगढ़ महतारी का गोठान में पैसा लूट लिया 1300 करोड़ रुपए। लेकिन परिणाम आ गया ना चुनाव का। हाँ? अब चुनाव का परिणाम आ गया विधानसभा का, तो भाई उन मुद्दों को अब छोड़ दीजिए ना। सवाल वो नहीं है कैसे छोड़ दें। छत्तीसगढ़ महतारी का पैसा है भाई, वो तो वसूलना पड़ेगा। आखिरी तक बोलेंगे और क्यों नहीं बोलेंगे? ये लोग अलोकप्रियता की बात करते हैं। डकार डाला छत्तीसगढ़ महतारी के धन को, वसूलना पड़ेगा। नग्न प्रदर्शन किया था युवाओं ने, आखिर क्यों किया था? तो ये अलोकप्रियता की बात करते हैं। ये अलोकप्रिय पार्टी जिस पर पूरा भरोसा उठ चुका है जनता का छत्तीसगढ़ की, और इन्हें किनारे पे ढाल रखा है। ये बात करते हैं जीत की। भारतीय जनता पार्टी ने जो गारंटी दी है वो मोदी की गारंटी है। डबल इंजन की सरकार है और सारी चीजें पूरी होगी। नोट करके रख लीजिए। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल में कहता हूं, आचार संहिता के पहले किसान भाइयों को पैसा मिल जाएगा, महतारी वंदन का पैसा चला जाएगा। और मेरे भाई विपक्ष में झूठ बोलते हैं, घबराते हैं, डरते हैं। सत्ता है, सरकार है, झूठ हमारी सरकार है, इन्हें झूठ कहना ही पड़ेगा। 18 लाख मकान के पैसे नहीं चले। अरे भाई, पहले दिन जारी हो चुका है। केदार जी मैं आऊंगा। सुशील जी आप जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर एक बार मैं याज्ञवल्क्य जी का रुख करूंगा, मुझे क्लोज करना पड़ेगा। संक्षेप में जवाब दे दीजिए। बीजेपी ने तमाम आरोप आप पे लगा दिए।
देखिए अवधेश जी, मैं फिर बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जो विष्णुदेव सरकार ने 18 लाख आवास की बात की थी, आज तक स्वीकृत नहीं किया है। चला गया, पूरी पैसा जिम्मेदारी चला गया, उसी के लिए दूसरी बात बोलते हैं किसानों के एक मुश्त। किसानों को कहाँ पैसा दिया भाई एक मुश्त? तारीख बता दे रहे हैं, उस तारीख को मिल जाएगा। 2500 में छत्तीसगढ़ सरकार को किसान ने धान बेचा था 2580 में, उसको पैसा विष्णुदेव सरकार क्यों नहीं दे रही है? ठीक है सुशील जी, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। याज्ञवल्क्य जी माफी के साथ मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। याज्ञवल्क्य जी आपका शुक्रिया, केदार जी आपका शुक्रिया, सुशील जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि दावे वादे दोनों तरफ से बराबर किए जा रहे, किनके दावों में दम होगा और जनता जनार्दन किसे सिरमौर चुनेगी, किसके बातों पे यकीन करेगी, कमोबेश मई के अंतिम सप्ताह में इस बात का भी पता चल जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार जी धन्यवाद।